जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अभी लॉन्च हुए 1 साल से भी कम टाइम हुआ है, लेकिन इस टेलीस्कोप ने अपनी कैपेबिलिटीज से हमें कई बार हैरान भी कर दिया है। इसके द्वारा कैप्चर्ड गैलेक्सीज, नेबुलास, एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और कुछ डीप फील्ड इमेजेस हमारे द्वारा अभी तक कैप्चर की गई कुछ सबसे डिटेल्ड इमेजेस हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके मिशन का एक नया फेज अब शुरू होने वाला है, जो है पृथ्वी के बाहर किसी तरह के जीवन की खोज करना। इसके शुरू होने के साथ ही हमें हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद पृथ्वी जैसे रॉकी प्लैनेट्स की कंडीशंस का पहला डिटेल्ड इंसाइट मिल पाएगा। लेकिन क्या हम इन पर किसी तरह के जीवन की मौजूदगी को डिटेक्ट कर पाएंगे? लाइफ के सिग्नल्स खोजने के लिए हम उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में किसी तरह के केमिकल सिग्नेचर्स को खोजते हुए वहां पर लाइफ की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक केमिकल का एक खास तरह का सिग्नेचर रहता है, जिसे डिटेक्ट करते हुए वैज्ञानिक ये आसानी से जान सकते हैं कि क्या उस प्लैनेट पर किसी तरह की लाइफ के मौजूद होने या पनपने के चांसेस हो सकते हैं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वेब 4 तरह के केमिकल सिग्नेचर्स को देखते हुए लाइफ के साइंस को खोज सकता है। इनमें उन केमिकल्स को खोजने से लेकर जो जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं, वो केमिकल्स भी शामिल हैं जो एक स्टेबल क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और ऐसे केमिकल्स भी जो वहां पर मौजूद नहीं होने चाहिए। 19वीं शताब्दी से ही वैज्ञानिक इस चीज के बारे में जानते हैं कि कुछ सर्टेन केमिकल्स लाइट की वेवलेंथ के कुछ हिस्से को ऑब्जर्व करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उसी वेवलेंथ के कुछ हिस्से को एमिट या रेडिएट करते हैं। हमारी इस नॉलेज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कुछ प्लैनेट्स को स्टडी करने के बाद हमें केमिकल्स की एक ऐसी लिस्ट मिल जाएगी जिसको यूज करते हुए हम प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी का प्रिसाइसली पता लगा पाएंगे, जिससे वैज्ञानिक और एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंटली हमें किसी प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी के बारे में बता पाएंगे। इसके साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिन केमिकल इंडिकेटर्स को खोजेगा उन्हें हम 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ऑक्सीजन और ओजोन, दूसरा फॉस्फीन और अमोनिया, तीसरा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा केमिकल इनबैलेंस। पहला ऑक्सीजन एक ऑब्वियस बायोसिग्नेचर है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी पर जीवन के पनपने और इसे मेंटेन करने में खास रोल निभाता आया है। पौधे इसे बनाते हैं, हम इसे सांस लेते हैं, और पृथ्वी पर मिले कुछ सबसे पुराने रॉक से हमें ये पता चला है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ये लेवल इसके पास्ट में लाइफ की एवोल्यूशन के साथ बहुत तेजी से बदला था, और अर्थ की शुरुआती हिस्ट्री में इसका एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से ही बना था। लेकिन समय के बीतने के साथ साइनोबैक्टीरिया और कुछ अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस में बदल दिया। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है, और जो आज से 2 से 2.4 बिलियन साल पहले हुआ था, और जिस दौरान पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन डेफिशिएंट से रिच में बदल गया था, जिसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स और होमिनिड्स को इवॉल्व और फ्लरिश होने में मदद की। जिस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं वो 2 ऑक्सीजन एटम के मिलने से बनती है, लेकिन ऑक्सीजन की एक और कॉन्फ़िगरेशन हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है, जो है O3 या फिर ओजोन, जो कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इंटरैक्ट करने से बनी है। इसी से हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर का निर्माण हुआ, जो आज पृथ्वी की लाइफ को सूर्य से आने वाली यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये दोनों चीजें किसी ग्रह पर मिल जाएं, तो इसका मतलब यही होगा कि उस ग्रह पर जीवन मौजूद है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स का किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मिलना हमारे लिए किसी तरह से भी लाइफ की मौजूदगी का एविडेंस नहीं होगा। हमारी मल्टीपल स्टडी से हमें यही पता चला है कि ऐसे कई सारे रास्ते हैं जिनसे किसी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिच बन सकता है, जिसके लिए अबायोटिक ऑक्सीजन जिम्मेवार हो सकती है। सेकंड, अमोनिया और फॉस्फीन। हमारा लाइफ को खोजने का करंट फोकस एक्सोप्लैनेट पे है, लेकिन कुछ ही समय पहले हमारी पृथ्वी के करीब भी कुछ बड़ी खोजें हुई हैं।
फॉस्फीन एक गैस जो नेचुरली हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में नेचुरली जनरेट होती है, जैसे कि गैस जायंट जुपिटर और सैटर्न पर, लेकिन हाल ही में इसकी डिटेक्शन वीनस ग्रह की एटमॉस्फेयर में हुई है। ये खास इसलिए है क्योंकि इस फॉस्फीन गैस को एक पोटेंशियल बायोसिग्नेचर कहा जाता है। अर्थ पर इस फॉस्फीन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए अगर उस प्लेनेट पर कोई जीव ही मौजूद नहीं होगा तो हम वीनस जैसे एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन की लार्ज क्वांटिटीज को एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि इस तरह का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा होगा। इसलिए वैज्ञानिकों के लिए वीनस की उस फॉस्फीन को एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहा है। इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन इसका एक्चुअल सोर्स क्या है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लाइफ का एक और पोटेंशियल बायोसिग्नेचर अमोनिया गैस हो सकती है, क्योंकि इसे हमारी पृथ्वी पर एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉस्फीन के जैसे ही ये गैस जायंट्स पर बड़ी अमाउंट में देखने को मिलती है, लेकिन रॉकी प्लैनेट्स पर ये लाइफ की मौजूदगी के बिना मौजूद नहीं होगी। हालांकि इन दोनों गैसेस फॉस्फीन और अमोनिया को किसी दूर के एक्सोप्लैनेट पर खोजना एक बेहद चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का हिस्सा 1% से भी कई गुना ज्यादा कम है। इसलिए किसी एक्सोप्लैनेट पर इनकी डिटेक्शन करना कोई आसान काम नहीं होगा। नंबर 3, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पोटेंशियल बायोसिग्नेचर कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी पर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में मेन रोल निभाती हैं। ये दोनों गैसेस एनिमल बायो प्रोडक्ट से बनती हैं। मीथेन जहां ऑर्गेनिक डिके और डाइजेशन से बनती है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स के सांस छोड़ने पर बनती है। इसी के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की इनफ मात्रा का मौजूद होना एक प्लेनेट को लंबे समय तक टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। हालांकि इसकी ज्यादा या कम अमाउंट एक ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बना सकती है, जो इस प्लेनेट को गर्म करने से लेकर बर्फ की एक गेंद बना सकता है। नंबर 4, केमिकल इनबैलेंस। केमिकल इनबैलेंसेस किसी ग्रह पर लाइफ की मौजूदगी की तरफ पॉइंट करेंगे। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जहां पर लाइफ मौजूद होगी वहां पर किसी तरह का कोई इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं होगा, जिसका कारण होगा कि लाइफ जहां होगी वो वहां पर कंटिन्यूसली कुछ सर्टेन केमिकल्स को कंज्यूम करेगी, एनर्जी को जनरेट करेगी और अदर केमिकल्स को बायो प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करेगी। अर्थ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन अलग तरह के एटमॉस्फेयर में अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस के साथ लाइफ इस काम के लिए अलग अलग प्रोसेस को फॉलो कर सकती है। इस तरह से ऐसे इन बैलेंसेस को खोजना हमें पृथ्वी से ज्यादा अलग तरह के जीवन खोजने के मौके दे सकते हैं। इसके बारे में गिया हाइपोथेसिस के को-फाउंडर जेम्स लवलॉक का कहना है कि स्टेबिलिटी उस प्लेनेट या सिस्टम में मौजूद हो सकती है जहां पर लाइफ मौजूद ना हो। क्या होगा अगर हमें एलियन लाइफ की मौजूदगी के साइंस मिलते हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले से ही एक्सोप्लैनेट्स की एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन में हमारी एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेहतर तरह से काम कर रहा है। इसके फर्स्ट कलर इमेजेस के साथ इसने एक प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को भी स्टडी किया था, जो कि एक गैस जायंट था। लेकिन रॉकी प्लैनेट के केस में लाइफ के साइंस को खोजना इतना भी आसान नहीं होगा। अगर हम उन पॉसिबल बायोसिग्नेचर गैसेस को डिटेक्ट और एक्यूरेटली मेजर करने में भी कामयाब रहते हैं, तो भी हम इस चीज का श्योरिटी के साथ दावा नहीं कर सकते कि हमने एलियन लाइफ को डिटेक्ट कर लिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे लिए स्पेस और एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन के नए दरवाजों को खोलता जा रहा है, और जिसके साथ हम ये भी जानते हैं कि प्रीवियस कई अजम्पशंस भी जल्द ही गलत साबित होंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की जाने वाली बायोसिग्नेचर्स की डिटेक्शन एक इंटरेस्टिंग हिंट होंगे कि यूनिवर्स में ऐसी कंडीशन वाले प्लैनेट्स काफी ज्यादा कॉमन हैं, जिन पर लाइफ के मौजूद होने के लिए सारी कंडीशंस मौजूद हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन का ये फेज जल्द ही शुरू होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।